Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम बैक योर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विजय और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के चैनल में। दोस्तों, हम एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे और उसमें हमने काफ़ी हद तक चैप्टर्स को ख़त्म भी कर दिया। अगर आपने एमसीक्यू की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाके वॉच करिए ताकि आपके पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सके। इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों से बाहर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 या 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होगा तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं आप। जो भी बच्चा जिस मीडियम का है वो उसे लिख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके क्या होते हैं जिससे हमारे भारत देश के अंदर चुनाव होते हैं। असल में हमारे भारत में दोनों ही टाइप के चुनाव होते हैं जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं सबसे पहले हमें समझना है। तो देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसमें वोटर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन के अंदर और यहाँ पे वोटर्स अपने वोट को कास्ट कर सकता है जिस भी कैंडिडेट को वो अपने चॉइस से अपने पसंद से चुनना चाहता है। इवन डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो सीक्रेट मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई भी बंदा मशीन के पीछे जाता है और वहाँ पे कवरिंग होती है। वहाँ पे जब वो अपना वोट डालता है तो वहाँ पर किसी को पता नहीं चलता है। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वही एक ऐसा तरीका होता है जिसमें देश के अंदर जनता सरकार पे लगाम यानी कि उसको गिरा भी सकती है। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम। तो अगर आप देखेंगे तो एमपी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में और उसके बाद आप पार्षद बोलते हैं जैसे आप, उनके चुनाव के अंदर, एमसीडी के चुनाव के अंदर, इन सभी इलेक्शन के प्रोसेस का इस्तेमाल होता है जिसमें जनता वोट करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन बिल्कुल अलग होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर क्या होता है, वोटर्स डू नॉट वोट, वोटर्स वोट नहीं करते हैं बल्कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन एंड इट यूज्ड बाय मैनी सेंचुरी बाय हेड ऑफ द स्टेट। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में और कैबिनेट के जितने भी सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, यहाँ पे जनता चुनती है एमपी, एमएलए और पार्षद को, और यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्शन के अंदर जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो यहाँ पे एमपी, एमएलए यानी कि लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर वोट डालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन का काम होता है ये सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पे दूसरा सिस्टम काम करता है। तो आप ऐसे 4 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है आप ऐसे बता सकते हैं और ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है। अगर आप हिंदी में है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखिए। वीडियो को रोक लीजिए, लिखिए ध्यान से, क्योंकि पेपर के अंदर मेन है आंसर करने का सही तरीका आना। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप हमारी सारी रेगुलर अपडेट से रूबरू होते रहें। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो देन वो वीडियो भी ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं, वो लोकतंत्र के अंदर महत्वपूर्ण क्यों है? आपको अपने बयान को सही ठहरा के दिखाना है। तो देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको नहीं पता है वो आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा, भारत के अंदर बता रहा हूँ, जो 18 साल से बड़ा है और उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, जाति, धर्म, नस्ल, है ना, पैसा, जन्म स्थान, कुछ भी, लड़का लड़की, इसके हिसाब से भेदभाव ना हो तो उसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलता है। लेकिन लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि यहाँ पे राइट टू वोट से क्या होता है, हर अडल्ट व्यक्ति जो 18 साल से प्लस है वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के वोट कास्ट कर सकता है, वोट डाल सकता है। हाँ, बस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता
जो मेंटली इल है वो बैंकरप्ट दिवालिया हो रखा है, माइनॉरिटीज़ में है यानी कि 18 साल से छोटा है, क्रिमिनल केस उसके ऊपर हो रखा है, तो उसको राइट टू वोट अधिकार नहीं होगा। हाँ, अदर कंट्री में इसका अलग अलग सिस्टम है। भारत के अंदर 18 साल है, 21 साल की उम्र यूएसए के अंदर है, 23 साल की उम्र नॉर्वे के अंदर है, इवन स्विट्ज़रलैंड के अंदर तो 16 साल की उम्र तक भी दे रखी है। तो ये यूनिवर्सल सफरेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे यह नागरिक को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है और आत्मसम्मान विकसित करता है। तो दैट इज़ वाई सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो डेवलप होती है। इस समय हर वोटर जो 18 साल से प्लस का होता है उसका सम्मान किया जाता है और उसको काफ़ी हद तक राजनीति की नॉलेज यानी कि शिक्षा मिलती रहती है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है, इसे सैफरेज भी बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में सभी जनता के लिए जो 18 साल से प्लस के हों। तो आप ऐसे 4 पॉइंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में अगर चुनाव होता है, मैं दूसरी कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं तीसरी अपने भारत की बात कर रहा हूँ और क्लास 11 के तीसरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में यही पूछा गया है कि इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो ये वाला भी ज़रूर हो सकता है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है इलेक्ट्रॉल सिस्टम का, यानी कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो बहुत ही इजी है। देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले एक उम्मीदवार को चुनता है, ठीक है, या कोई भी बंदा क्या कहते हैं अपने कोई भी एक प्लेस के अंदर, एक जगह के अंदर एक उम्मीदवार होगा, कोई भी बंदा होगा उम्मीदवार, वो फॉर्म्ड होगा या खड़ा होगा वो बंदा, और उसके बाद यहाँ पे फिर नामांकन पत्र जो है वो इन्फॉर्म टू फिल द नॉमिनेशन फॉर्म, उसके बाद उसका काम होगा कि वो नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करे। जैसे आप नामांकन पत्र बोलते हैं, पार्टी से खड़ा होना चाहता है पार्टी से खड़ा हो, या निर्दलीय खड़ा होना चाहता है तो निर्दलीय यानी कि बिना किसी दल के खड़ा होना चाहता है तो बिना किसी दल के खड़े हो जाए। उसके बाद इलेक्शन से पहले उसका सारा का सारा कैंपेन का सिस्टम होता है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस इलेक्शन का ये होता है कि उसको अपने इलेक्शन कैंपेन करने होते हैं, वो काफ़ी हद तक कर सकता है, 6 महीने 4 महीने, लोग एक साल तक अपने इलेक्शन कैंपेन को शुरुआत कर देते हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन इलेक्शन होगा उससे 48 घंटे पहले वो पूरी तरीके से अपने कैंपेन को बंद कर देगा। मान लीजिए कि आपका इलेक्शन जो है 13 मार्च को है, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, तो 13 मार्च से पहले 11 मार्च के दिन ही सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपेन को बंद कर देगी, और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल है, ये प्रोसेस है। उसके बाद क्या होगा, जिस दिन 13 तारीख को इलेक्शन होने वाला होगा उस दिन वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी, जिसे आप प्रेसिडेंट ऑफिसर बोलते हैं, और पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं, वो पूरी मतदान की प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरी तरीके से कर देती है स्टार्ट काम करना। उसके बाद वोटर्स आते हैं और सीक्रेट बैलेट पेपर पे या ईवीएम मशीन के ऊपर मैं के पूरी तरीके से कह सकता हूँ ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पर वोट कास्ट करती है। उसके बाद जब वोट डल जाते हैं तो वोटों की काउंटिंग होती है और फिक्स टाइम और डेट के दिन कैंडिडेट को बता दिया जाता है कि जो हाईएस्ट नंबर का वोटर्स है वो जीत चुका है। तो ये पूरे भारत के अंदर इस तरीके का इलेक्शन प्रोसेस है। और भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर लिख लीजिएगा कॉपी के ऊपर। आप वीडियो को रोक सकते हैं, ज़रूर वॉच आउट करिए पूरा एंड तक, एंड में सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि चुनाव भारत के अंदर इतने सालों से हो रहे हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं उसमें सुधार की ज़रूरत है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है, तो कुछ सुझाव आपको देने हैं, आपको बताना है कि सुधार की कौन सी ज़रूरत है। तो सबसे पहले राजनीति के अंदर अपराधीकरण, जिसे आप क्रिमिनलाइजेशन बोलते हैं, उसका पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। यानी कि जो बंदा भारत के अंदर अपराधी है और वो इलेक्शन लड़ रहा है तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पूरी तरीके से उसके फंक्शन को रेगुलेट करती रहे। यानी कि राजनीतिक दल जो होती है ना, वो जो भी काम कर रही है वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए कि उनका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, उनका चंदा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा कहाँ से जनरेट कर रहे हैं वो। दूसरा, यहाँ पे जो भी वोटर्स होता है
वो पूरी तरीके से अपना पार्टिसिपेशन तो दिखाए, लेकिन उसको अवेयर भी रहना चाहिए कि कौन सी पार्टी कितने हद तक काम कर रही है, कौन सी पार्टी कितने हद तक अपने एजेंडे को फॉलो कर रही है, बात मनवा रही है, काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो वोटर्स का पार्टिसिपेशन के साथ उनका अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है। दूसरा यही है कि पूरी तरीके से जो इलेक्शन मशीनरी है उसके ऊपर पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव वे से हमें तैयार रहना पड़ेगा मशीनों को लेके कि उसमें कोई धांधलेबाजी ना हो जाए। उसके बाद जो राजनीतिक दल हैं वो अपने पैसों का, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके इलेक्शन को रोक ना दे या जानबूझ के गलत वोटें ना डलवा दें। और उसके बाद अ प्रोपोर्शनेट शेयर टू एवरी क्लास, सेक्शन एंड सोसाइटी शुड बी प्रोवाइडेड इन द पार्लियामेंट। और संसद के अंदर ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हर वर्ग, हर तबके, हर समाज के व्यक्ति को सम्मान का हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे इलेक्शन का प्रोसेस सही रहेगा। तो ये चौथे का हमने पॉइंट बता दिए 6, क्योंकि ये ज़्यादातर 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5वीं की बात करें, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, भारत के अंदर जो चुनाव करवाते हैं ना, वो निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है, जिसे आप भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। तो अगर उनके स्ट्रक्चर की बात कर ले, उनकी कॉम्पोजिशन की बात कर ले, तो वो कैसा होता है, तो आप देखेंगे कि पूरे भारत के अंदर सबसे पहले क्या होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, और उसके बाद नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स होते थे जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा टाइम टू टाइम पे फिक्स किए जाते थे पहले के टाइम पीरियड में। और 1989 तक तो ऐसा देखा गया था कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ही होता था जो पूरे भारत में चुनाव करवाता था। लेकिन बाद में 1983 के अंदर इलेक्शन कमिश्नर के अलावा दो और मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था और 2 और इलेक्शन कमिश्नर 1993 के अंदर बनाए गए। यानी कि 1989 में इलेक्शन कमीशन जो था वो सिर्फ सिंगल बॉडी थी, लेकिन 1993 के अंदर वो मल्टी मेंबर बॉडी हो गई थी। तो इस हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर भी कुछ पावर्स को एंजॉय करता है और उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मेन होता है। तो ये उनकी संरचना है, इस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 की बात कर ले, हाउ डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंट। अब क्योंकि भारत के अंदर चुनाव जो होता है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप को गुलाम समझने लगे और इलेक्शन कमीशन किसी के अंडर में हो, तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो चुनाव होगा वो इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए इंडिया में क्या क्या चीज़ें करी गई है। नंबर 1, आप देखेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं और दूसरे जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट जो होता है वो फिक्स टर्म के लिए होता है। मतलब कोई भी बंदा, मान लीजिए कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर आया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई भी अपॉइंट हुआ, तो उसका फिक्स है कि वो अगर 2021 में अपॉइंट हुआ है तो वो सिंपल सी बात है 2026 में जाएगा ही जाएगा। तो इस बीच उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि 2026 में मुझे दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मैं दोबारा सत्ता पे आऊँगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से वो बिल्कुल फिक्स रहते हैं, जितना 5 साल में उन्हें सही करना है सही करेंगे, गलत करना है गलत करेंगे। तो इसीलिए उनका इंडिपेंडेंस बना रहता है, वो किसी से डरते नहीं है। दूसरा ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है कभी हटाया नहीं जाता है। अगर उसका जो फिक्स टाइम पीरियड हो गया है 5 साल के लिए, जब उसका टेन्योर टर्म जो है क्या कहते हैं हटेगा, जब भी उसे हटाया जा सकता है। हाँ, अगर कहीं उसके खिलाफ मिसबिहेवियर हो जाए तो भाई दोनों पार्लियामेंट हाउसेस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता। मान लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पीएम से लग गई है, अब पीएम कहता है कि राष्ट्रपति को बोल के, प्रेसिडेंट को बोल के कि भाई आप ना इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति के कहने से हट जाएगा। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही ना हो जाए और दूसरे लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य के लोग 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस चीज़ को बिल को पास ना कर दे, जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर नहीं हटाया जा सकता। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसीलिए इनकी इंडिपेंडेंस बनी रहती है।
दूसरा जो है अदर कमिश्नर और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको भी नहीं हटाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ होता क्या है कि उनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या कहते हैं उन्हें भेजा कहीं और जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। The tenure and the other service condition of chief election commissioner and other are fixed by the president। अब यहाँ पे उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है प्रेसिडेंट के द्वारा और उसके बाद बट दे कैन नॉट बी चेंज देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। हाँ, अगर उन्होंने 5 साल के लिए उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए आगे तो करोड़ों छाप के चले जाएंगे, नहीं। अगर 5 साल के भीतर में भी अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कुछ और काम करा है ना, तो उनके खिलाफ भी राष्ट्रपति ये बिल पास करवाएगा लोकसभा राज्यसभा के अंदर कि आप इस पर बहस करिए और देखिए कि ये सत्ता पे या इस पोस्ट पे रहने चाहिए या नहीं। लेकिन मेरा सही मानना ये है कि भारत के अंदर इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम सरकार को चुनते हैं, हटाते हैं, नई सरकार को लेके आते हैं या वही सरकार रहती है। और ये सब इंश्योर करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस होना, स्वतंत्र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये चीज़ें करी गई है। ओके, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट वेरी इजीली। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक डिसलाइक करके अपने कमेंट्स या रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो भारत में चुनाव करवाता है उनका रोल क्या होता है। रोल सिंपल सा होता है, वो पूरी तरीके से जो मशीनरी होती है इलेक्शन मशीनरी उसको कंट्रोल करके रखते हैं और पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है इलेक्ट्रल सिस्टम के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन की, इलेक्शन के टाइम पे उनमें बदलाव करवाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करता है और ताकि यहाँ पे हर व्यक्ति जो है वोट दे सके अपने प्रेफरेंस के अनुसार। इवन इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इलेक्शन सिंबल्स भी देता है, जैसे उसने कांग्रेस आई को हाथ का सिंबल दिया था और उसके बाद बीजेपी सरकार को लोटस कमल का सिंबल दिया था। और जितने दूसरे इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पे सिंबल दिए जाते हैं। तो ये भी काम इलेक्शन कमिश्नर ही करता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो होता है वो डिक्लेयर करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल है, नेशनल है, किस बेसिस पे वो कहाँ से चुनाव लड़ रही है, कहाँ से नहीं लड़ रही है। इन सब का डेटाबेस इनके पास ही होता है। इवन चुनाव की डेट तय करने से लेकर चुनाव के एंड होने तक पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। दैट इज़ वाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट है, उसका सम्मान हमें करना चाहिए। और भारतीय चुनाव आयोग पूरे लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ियों में से आता है, इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उसमें बन जाता है। मैं आपको अभी भी लिख के दे रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो आपको कोई भी 90 प्लस लाने से नहीं रोक सकता है। मैं हर चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, जिसमें आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। व्हाट डज FTP एंड PR स्टैंड फॉर, यानी कि FTP और PR सिस्टम होता क्या है। भारत के अंदर दोनों ही सिस्टम का इस्तेमाल करा गया अलग अलग जगहों पे, लेकिन हमने प्रेफरेंस जो करा है वो ज़्यादातर FTP करा है, FPTP करा है। अब इसको बोलते क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये हमारे भारत के अंदर शॉर्ट फॉर्म में FPTP इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वोटर्स होता है वो अपने वोट को कास्ट करता है अपनी चॉइस के अनुसार अपने कैंडिडेट को, और जो कैंडिडेट जीत जाता है ज़्यादातर वोटों से, ज़्यादा वोटों से वो इलेक्शन जीत जाता है। इसे ही FPTP बोलते हैं। FPTP एक प्लूरल वोटिंग मेथड है। इसमें प्राइमरी यूज्ड फॉर सिंगल तो सिंगल मेंबर इलेक्टोरल डिवीजन, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एक बहुदल मतदान पद्धति है और मुख्य रूप से उन प्रणालियों में उपयोग किया जाता है जिसमें एकल सदस्य चुनावी विभाग का उपयोग होता हो। अब ये है क्या, मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक गांव है, उसमें 1000 वोटर्स हैं। 1000 वोटर्स में कोई व्यक्ति खड़े होते हैं 5, एक ही गांव के अंदर
अलग अलग पार्टी से 5 व्यक्ति खड़े होते हैं। अब देखिए 5 व्यक्ति अगर खड़े हो रहे हैं और गांव के अंदर 1000 वोट है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये मान के चलूँ कि किसी ए व्यक्ति को, बी व्यक्ति को, सी व्यक्ति को, डी को और ई को, ये इनके नाम है और ये इनके सिंबल है। अब यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आप ये देखने की कोशिश करेंगे, अगर ए को 50% वोट मिले और बी को 39% वोट मिले, इसको 9% वोट मिले, इसको 1% वोट मिले और इसको 11% अगर वोट मिले, तो इसमें जिसको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट की परसेंटेज मिली है वही बंदा पास हो जाता है, वही बंदा इलेक्शन में जीत जाता है। लेकिन जिसको 39% वोट मिली है, 9%, 1%, 11%, इन लोगों के मतदान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जबकि लोगों ने बी सी डी ई को भी पसंद किया है, लेकिन 50% ज़्यादातर लोगों ने इनको पसंद किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए जो होता है वो अपनी सरकार बना लेता है। ये होता है एफ पी टी पी पोस्ट के अंदर। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप हमारी वीडियो के सहारे इन चीज़ों को और डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम क्या होता है? पीआर का मतलब हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको पूरी तरीके से अनुपातित प्रतिनिधित्व बोला गया है। इसमें निर्वाचन मंडल जो होता है वो अलग अलग अनुपात में विभाजित कर देता है और द कॉन्सेप्ट अप्लाइज मेनली टू द जोग्राफिकल एंड द आइडियोलॉजिकल पार्टीशनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉल दैट मीन्स ये अवधारणा मुख्य रूप से भौगोलिक और वैचारिक मत विभाजन के लिए लागू होती है। इसमें होता है कि ये भी हमने अपने भारत के अंदर अपना रखा है, लेकिन हमने कहीं छोटे स्तर पे अपना रखा है। एक कंट्री है जिसे आप जानते हैं, मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, उस कंट्री ने तो पीआर सिस्टम ही अपना रखा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया ही नहीं है। वही दोबारा एग्जांपल कि यहाँ पे 1000 वोटर्स है और ए बी सी जितने भी लोग हैं 1000 वोटर्स है और ए बी सी डी ई ऐसे मिला है और इसको 50%, इसको 39%, इसको 12%, इसको 5%, इसको 9%, एक आंकड़ा ले रहा हूँ बस मैं। तो जिस बंदे को 1000 वोट के अंदर जिसको 50% सीटें मिली है, तो पार्लियामेंट में इसके 50% लोग जाएंगे, इसके 39%, इसके 12%, इसके 5%, इसके 9%, क्योंकि जनता ने इनको भी तो चुना है ना। तो जबकि हमारे भारत में उल्टा होता है, जिसको 50% सीट मिल गई है दूसरे बंदों की वो सीट ख़त्म कर देगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जबकि दूसरी कंट्री में ये होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें जितने जितने कैंडिडेट जिसकी वोटें मिली हैं उनके हिसाब से उनके कैंडिडेट पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये भी कहीं ना कहीं इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया ने फर्स्ट पास्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम क्यों इस्तेमाल करा है? फर्स्ट पोस्ट द पास्ट का सिस्टम इसलिए इस्तेमाल करा है, सिंपल है, अकाउंटेबल है ये। दूसरा ये कि कॉमन वोटर्स इसको बहुत आसानी से समझ लेता है और सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए ये सिस्टम बहुत सही था। और यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से हमारे पास इलेक्शन के कैटेगराइज होने की वजह से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लोग अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। उस वोट को क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए हमने ऐसा सिस्टम अपना रखा है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर कई बार आया हुआ है, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर डाला है जिसके मैं कह सकता हूँ कि 70+% चांस है पेपर के अंदर आने के, इसीलिए हमने इन क्वेश्चंस को लाए हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 10 की, क्योंकि इतनी देर से हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है, वाई इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पे जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है अपने ही अनुसार। यहाँ पे सही तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टीज़ और कैंडिडेट के बीच में, और यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करता है कि पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से किसको डिज़र्व करवाता है उनकी योग्यता के अनुसार। इलेक्शन एक तरीके से मौका देती है सही पॉलिटिकल पार्टीज़ को और मतलब गवर्नमेंट को अपनी सरकार बनाने का। इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं और वो भी जीतते हैं। और यहाँ पे नो स्टेबल एंड वेलफेयर स्टेट वुड बी एक्सिस्ट विदाउट द इलेक्शन, और यहाँ पे बिना इलेक्शन के कोई भी जनता जो है, बिना इलेक्शन के कोई भी सरकार नहीं बनती है, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है।
दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपना लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चंस कैसे लगे उसका रिव्यू अपने कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपके ओपिनियन क्या रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपके सजेशन के हिसाब से और अच्छा काम करेंगे। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।